हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक में से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उनमें से कुछ क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो देखिए, अपने को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्त अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। उसके अंतर्गत एक बिंदु यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इस बिंदु के किसी त्रिज्या के मध्य में स्थित होने की क्या प्रायिकता है। देखिए, अपने को वर्त दिया हुआ है। वर्त क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। यानी कि इसकी वर्त की इक्वेशन क्या होती है? आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर बराबर 2 हो जाएगी। अपन बनाते हैं इसका सर्कल, आर बराबर 2 त्रिज्या का। ठीक है, ये मान लेते हैं अपने पास में क्या है, आर बराबर 2 त्रिज्या का एक सर्किल है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, और ये इसकी जो आर बराबर 2 की त्रिज्या है वो है। ठीक है, अब अपने को बोला हुआ कि इस बिंदु के जो एक बिंदु चुना जाता है, इस बिंदु के किसी त्रिज्या के मध्य में स्थित होना बोला हुआ है। पहले क्या बोला हुआ कि एक रेंडमली इस सर्किल के अंदर से एक पॉइंट उठाया जाता है। ठीक है, सर्कल के अंदर से एक पॉइंट उठाया जाता है। वो पॉइंट क्या होना चाहिए? त्रिज्या के मध्य में स्थित होना चाहिए, किसी भी त्रिज्या के। यानी कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या अनंत हो सकती है एक वृत्त के अंदर। ठीक है, तो किसी भी त्रिज्या के वो बिंदु क्या होना चाहिए? मध्य में स्थित होना चाहिए। यानी कि r बराबर 2 है, तो r बराबर 2 का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु देखें तो 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। r बराबर 1 पर इस त्रिज्या का मध्य बिंदु होगा, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, r बराबर 1 पर हो जाएगा। और इसी प्रकार इस पर भी, ऐसे ही यहाँ पर भी, ये भी मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका, ऐसे जितने भी त्रिज्याएं हैं सबका मध्य बिंदु हो जाएगा। और सबके मध्य बिंदु मिला के एक सर्कल का निर्माण कर लेंगे इस हिसाब से। ठीक है, सभी त्रिज्याओं के मध्य बिंदु मिला के एक सर्कल का निर्माण कर लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि इस बिंदु के किसी त्रिज्या के मध्य में स्थित होना, यानी कि ये जो सर्कल बन रहा है इसके ऊपर स्थित होना। इसके ऊपर r बराबर 1 के वर्त पर स्थित होने का मतलब क्या है? बोला हुआ कि स्थित होना। तो इसका मतलब क्या है कि वर्त की परिधि पर स्थित होगा। ठीक है, कौन से वर्त की? r बराबर 1 त्रिज्या की। ठीक है, देखो क्वेश्चन में शुरुआत में बोला हुआ है कि वर्त के अंतर्गत एक बिंदु चुना कहां से जाता है? इस पूरे वर्त के अंदर से। अंदर से यानी कि इसके क्षेत्रफल में से। तो वो जो वर्त दिया हुआ है, इस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, अपन जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है। पाई r बराबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर, क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, चुना कहाँ से जा रहा है? r बराबर 1 त्रिज्या जो है उसका, जो उससे जो वर्त बन रहा है उस वर्त की परिधि से। और उस परिधि को अपन कैसे निकाल लेंगे? वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। r बराबर क्या है यहाँ पे? 1, तो वर्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई। अपने को निकालने हैं प्रायिकता। किसी त्रिज्या के मध्य में जो स्थित बिंदु है उसके होने की क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता निकालेंगे अनुकूल स्थिति, यानी कि 2 पाई, और एरिया कितना है? 4 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 2/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 2/4। इसका आंसर इससे कट के 1/2 भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला कि एक निष्पक्ष सिक्का जो है वो 3 बार उछाला जाता है, जिसमें घटना ए है कि चित्त और पट दोनों आए हैं।
दूसरी घटना बी है, उसमें बोला हुआ है कि पट अधिकतम एक बार आए। तो घटनाएं ए तथा बी क्या है कि स्वतंत्र है या परतंत्र है या फिर सशर्त स्वतंत्र या परतंत्र में से क्या है। तो इसमें देखिए घटना ए और घटना बी, दो घटनाएं दी हुई है। ये बोला हुआ कि एक निष्पक्ष सिक्का 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित घटनाएं कितनी होती है, वो कौन कौन सी भी हो सकती है अपन देखते हैं। एच 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 होती है, एच एच एच, फिर अपन एच टी एच लिख लें, एच एच टी लिख लें, टी एच एच लिख लें, एच टी टी लिख लें, टी एच टी लिख लें, टी टी एच लिख लें, या फिर टी 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 ये लिख लें। ठीक है, टोटल कितनी घटनाएं हो गई, 8 हो गई कुल। ठीक है, घटना ए है, ए क्या बोला हुआ है कि चित्त और पट दोनों आने चाहिए। तो देखिए इसमें एक इसमें 3 ये, और इन तीनों में चित्त और पट दोनों हैं। तो इस घटना ए के अंदर कुल कितने टर्म आ जाएगी, यानी कि कुल कितनी संभावना हो जाएगी, 6। घटना बी है, घटना बी क्या है, पट अधिकतम एक बार आए, यानी कि पट जो है वो एक बार ही आना चाहिए। ठीक है, टेल इसमें एक बार ही है, इसमें एक बार ही है और इसमें एक बार ही है। इन बाकियों में देखो 2-2 बार है और एक ये रहा, अधिकतम एक बार बोला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एच एच एच, एक ये वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो देखिए घटना ए के होने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगी अपने पास 6/8, यानी कि 3/4। ठीक है, अब घटना बी के होने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगी 4/8, यानी कि 1/2। ठीक है, ये इसको P ऑफ A से डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा P ऑफ B। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, A इंटरसेक्शन B की संभावित घटनाएं क्या क्या होगी, घटना A व B के संभावित घटनाएं ये क्या क्या होगी, चित्त और पट दोनों आने चाहिए और पट अधिकतम एक बार ही आना चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा, चित्त और पट दोनों इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और पट अधिकतम एक बार ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी कुल 3 घटनाएं हो जाएगी, 3 बार है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8, क्योंकि कुल यहाँ पे कितनी है 8 है। अब देखिए जब भी अपन देखते हैं कि 2 घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A डॉट P ऑफ B होता है। अगर स्वतंत्र घटनाएं हो तो उनका इंटरसेक्शन उन दोनों प्रायिकताओं के गुणा के बराबर होता है। यहाँ पे चेक कर लेना, P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है 3/8, P ऑफ A क्या है 3/4 और P ऑफ B 1/2 है। 3/8 और देखिए इधर भी 3/8 ही है, यानी कि दोनों बराबर है। तो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यानी कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये दिया हुआ है समंको a प्लस डी a प्लस 2d से लेके a प्लस 2n का माध्य से माध्य विचलन बताना है कि क्या होगा। तो देखो इसमें अपने को पता है कि माध्य से माध्य जो विचलन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि n पद हो तो इसका माध्य से माध्य विचलन क्या निकालते हैं, i = 1 to n
एक्स आई माइनस एक्स बार का अंतर जो होता है उसका मोड बट्टे में क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, एक्स बार क्या है यहाँ पे, माध्य है, क्योंकि माध्य से माध्य विचलन बताना है तो एक्स आई माइनस एक्स बार आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट के अबाउट में पूछे कि किसी ए बिंदु के सापेक्ष माध्य विचलन बताना हो तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक्स आई माइनस ए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य से माध्य विचलन एक्स आई माइनस एक्स बार बट्टे एन बताते हैं, यदि एन पद हो तो। जितने भी पद हो वो एन की जगह आ जाएंगे। अब देखो अपने को समांक दिए हुए ए प्लस डी, इसी हिसाब से ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और आगे चलता चलता ए प्लस एन डी भी आएगा एक जगह, और एक जगह आ जाएगा ए प्लस एन प्लस 1d, और आगे अंत में जाके ये आ रहा है ए प्लस 2n d। ठीक है, ये इतने समांक दिए हुए हैं। ये देखो 0 से लेके, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ए प्लस 0 इंटू डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 0d से लेके 2n इंटू डी तक अपने पास में समांक दिए हुए हैं। तो ये टोटल कितने समांक है, 2n प्लस 1 समांक है। जैसे अपन कहते हैं कि 0 से लेके आपके पास में 50 अंक दिए हुए हैं, तो कुल अंक कितने होते हैं, ये 0 से दिया हुआ हो तो अपने पास में 51 ही होते हैं, अगर 1 से दे तो 50 पूरे बताते हैं। तो ये 0 से लेकर 2n तक टोटल समांक कितने हो जाएंगे, 2n प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो माध्य से और माध्य इसका मान लेते हैं अपन, क्या दे रहे हैं, एक्स बार। ठीक है, वो अपन पहले क्या करते हैं, इसका माध्य ही निकाल लेते हैं। एक्स बार क्या निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी हिसाब से ए प्लस 2n डी, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 टर्म्स है टोटल, तो 2n प्लस 1 का भाग लगा देंगे, ऐसे माध्य निकालते हैं। अब देखो जोड़ते हैं, ये जो a आ रहा है ये कितनी बार आ रहा है, टोटल टर्म्स कितनी है 2n प्लस 1, तो ये a कितनी बार आ रहेगा, 2n प्लस 1 बार आ रहा है, तो 2n प्लस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, आगे प्लस में क्या करते हैं, अब देखिए ये d है, d इस a से एक कम बार आ रहा है, क्योंकि इस प्रथम पद के अंदर d अपने पास नहीं है, इसके जस्ट अगले पद से स्टार्ट होके 2n तक जा रहा है, तो d क्या हो रहा है, ये d अपन कॉमन ले लेंगे सब में से, तो ये क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट होके 1 प्लस 2 प्लस 3 से स्टार्ट होके 2n तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर अपन d कॉमन ले ले तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ से d कॉमन लेंगे तो 2n आ जाएगा। ठीक है, d कॉमन ले रहे हैं, बट्टे में क्या है, 2n प्लस 1 है। अब देखो आगे लिखते हैं एक्स बार जो माध्य है, 2n प्लस 1 ए, ये ऐसा का ऐसा है। माध्य कैसे लिखते हैं अपन, माध्य निकालते हैं प्राकृत संख्याओं का, उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, अगर n प्राकृत संख्याएं हैं, n प्राकृत संख्या हो अगर, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए अपन जो माध्य निकालते हैं वो निकालते हैं nn प्लस 1/2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए। तो ये क्या, प्रथम 2n प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट होकर 2n तक, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, और बट्टे में इसके क्या आ रहा है नीचे, 2n प्लस 1, ये 2 आ रहा है, तो ये 2 देखो एलसीएम इसके साथ लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2n प्लस 1 ए प्लस 2n प्लस 1 इंटू डी, बट्टे में ये 2 नीचे आ जाएगा और 2n प्लस 1। अब देखो ये जो 2 इंटू 2n प्लस 1 है, इसका जब दोनों टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल, और 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1 कैंसिल, बचेगा क्या, n इंटू डी। तो देखो माध्य क्या बचेगा अपने पास में, एक्स बार बराबर a प्लस एन डी, ये बचेगा अपने पास में माध्य। अपने को क्या निकालना है, माध्य से माध्य विचलन बताना है। अपने पास में पद क्या क्या थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी हिसाब से बीच में आएगा एक a प्लस एन डी, a प्लस एन प्लस 1d, इसी हिसाब से अंत तक पद आ रहे थे a प्लस 2n d। ठीक है, अब क्या करना है,
अपने देखो फॉर्मूले के अंदर क्या है माध्य विचलन के में xi माइनस x बार का मोड, ये निकाल लेते हैं अपन पहले ही, फिर बाद में क्या करेंगे समेशन कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे सबको समेशन करने के बाद। तो देखिए a प्लस एन डी है, यहाँ पे a है, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा a माइनस एन डी आएगा। तो देखो यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो मोड के कारण जो माइनस में आएंगे वो क्या हो जाएंगे प्लस में। तो ये जब a में से a प्लस एन डी घटाएंगे तो एन डी बच जाएगा, a प्लस डी में से a प्लस एन डी घटाएंगे तो n माइनस वन इंटू डी बच जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आगे चलते जाएंगे, a प्लस एन डी से a प्लस एन डी घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो वाली टर्म आ जाएगी एक। इसी हिसाब से जब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, a से a कैंसिल, n प्लस वन डी से एन डी घटाएंगे तो अपने पास बचेगा d। ठीक, आगे बढ़ते जाएंगे, जब इसमें से ये घटाएंगे तो a से a कैंसिल, 2n में से n घटाएंगे तो एन डी बच जाएगा। अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एन डी वाली टर्म आ रही है, ये n माइनस वन डी आ रहा है, फिर ये n माइनस टू आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे d वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर आ रहा है जीरो, फिर वापस क्या हो रहा है, यहाँ से डी प्लस वन डी प्लस टू स्टार्ट होके लास्ट में एन डी की टर्म आ रही है। ठीक है, यानी कि दो जो संख्याएं हैं वो सेम आ रही है, यहाँ पे एन डी है, यहाँ पे एन डी है, ये एन माइनस वन डी है, यहाँ पे भी एन माइनस वन डी आएगा, ऐसे ही ये डी आ रहा है, इधर भी डी आ रहा है, और ये बीच में एक जीरो आ रहा है, xi माइनस x बार आ जाएगा ये। अब देखो माध्य से माध्य विचलन का क्या फॉर्मूला है, माध्य विचलन, और इससे पहले देखो वैसे क्या करते हैं, इन सबको अपन जोड़ ही लेते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस x बार निकाल लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 2, ये कितने हैं 2n प्लस वन टर्म्स है, तो ये जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एन डी प्लस एन माइनस वन डी प्लस करते करते ये d प्लस जीरो प्लस d और ये प्लस में एन डी। ठीक है, अब देखो ये एन डी और ये एन डी, ये क्या हो जाएगा 2n d, इसी हिसाब से ये n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे भी ये आएगा तो 2 इंटू एन माइनस वन इंटू डी आएगा। इसी हिसाब से अंत में क्या आ जाएगा, ये डी और डी जुड़ के 2d हो जाएगा, और ये जीरो ऐसा का ऐसा, दोनों में से दो, सब में से दो कॉमन आ जाएगा, दो ही नहीं 2d कॉमन आ जाएगा सब में से, तो 2d कॉमन लेंगे तो देखिए इधर से लिख लेते हैं, यहाँ पे एक बचेगा, फिर इससे अगले वाले टर्म में दो बचेगा, इससे जाते जाते इसमें से n माइनस वन बच जाएगा, 2d कॉमन ले लेंगे, और अंत वाले में इसमें n बच जाएगा जब 2d कॉमन ले लेंगे, तो ये 2d है। ये देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं 1 से लेके n तक, इनका योग क्या लिख सकते हैं n प्लस वन बाई टू, क्योंकि ये n ही है, पीछे वाले में क्या था 2n थी, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितने बच रहा है यहाँ पे एन डी एन प्लस वन, ये क्या आ रहा है अपने पास में समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू 2n प्लस वन मोड ऑफ x माइनस x का बार। माध्य विचलन निकालना हो माध्य से, तो माध्य विचलन निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले पेज में फॉर्मूला बताया था कि जितने पद हैं उनका भाग दे देते थे, तो भाग देते हैं तो यहाँ पे पद कितने हैं 2n प्लस वन, तो इसके अंदर 2n प्लस वन का भाग दे देते हैं, ये 2n प्लस वन का अपन ने भाग दे दिया, ये क्या आ रहा है n प्लस वन बट्टे में 2n प्लस वन इंटू डी, तो अपने पास माध्य विचलन आ रहा है ये। आंसरों में देखते हैं अपन ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहला वाले में n नहीं है तो ये कैंसिल आ जाएगा, दूसरे वाले में n प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन इंटू डी है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपने पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए थैले में 2 सफ़ेद तथा 3 काली गेंद और बी थैले में है 4 सफ़ेद तथा 5 काली गेंदें हैं, किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसके काली गेंद आने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद बी थैले से निकाली गई है। देखो इसके अंदर भी क्या कंडीशन दी हुई है कि काली गेंद जब भी अपन गेंद निकाल रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ए गेंद निकालने पर काली गेंद आने पर
यानी कि ये कंडीशन दी हुई कि काली गेंद होगी। अब प्रायिकता बोला हुआ है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद बी थैले से ही निकाली गई है, ये प्रायिकता बतानी है। यानी कि इसके अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, शर्त दी हुई है, सशर्त कंडीशन, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो निकालना है। अब देखो अपन दो थैले मान लेते हैं, ये ए वाला थैला है, इसके अंदर क्या है, दो सफ़ेद है यानी कि दो वाइट बॉल है, 3 ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे 3B लिख रहा हूँ। इसी हिसाब से सेकंड वाला है, इस बैग के अंदर कितनी है, 4 सफ़ेद है, तो मैं 4W लिख रहा हूँ, 4 वाइट गेंद है। इसी हिसाब से 5 ब्लैक है, तो मैं 5B लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि घटना E1 मान रहा हूँ। एक E1 घटना क्या है, मैं ये मान रहा हूँ कि थैला ए चुनने की प्रायिकता, घटना E1 में मान रहा हूँ कि थैला ए चुनने की प्रायिकता, यानी कि P ऑफ E1 क्या होगा, थैले क्या है, 2 है, तो 2 में से फर्स्ट वाला थैला चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, 2 में से एक थैला चुन रहे हैं तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी हिसाब से अगर घटना अपन E2 माने, E2 घटना मान रहे हैं कि थैला बी चुनने की प्रायिकता। ठीक है, तो बी चुनने की प्रायिकता, 2 थैलों में से थैला बी चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P ऑफ E2, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी अभी। ठीक है, 2 में से एक ही चुन रहे हैं। अब देखिए क्या बोला हुआ है इसमें कि एक गेंद निकालते हैं तो इसके काली गेंद आने पर, मैं ये घटना मान रहा हूँ E, और इस E घटना को बोल रहा हूँ काली गेंद आने की घटना है, काली गेंद आने की स्थिति या काली गेंद आने की घटना E है। ठीक है, अब देखो मैं इसमें निकाल रहा हूँ P E ऑफ E1। E ऑफ E1 का मतलब है, E1 क्या घटना है कि थैला ए चुनने की प्रायिकता, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थैले E1 में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। P E ऑफ E1 ये दर्शाता है कि E1 यानी कि थैले ए में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, E/E1। थैले ए में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल गेंद थैले में कितनी है, 5 है, और काली गेंद निकालनी है, काली गेंद कितनी है, 3 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/5। ठीक है, इसी हिसाब से जब मैं निकालूं कि PE ऑफ E2 निकालूं कि थैला जो बी वाला है, इस बी वाले थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता मुझे निकालनी हो, तो क्या होगी, थैले बी में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो देखिए कुल गेंदें थैले बी में कितनी है, 9 है, 4 + 5 9 है, और ब्लैक गेंद कितनी है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, 5/9 E/E2। ठीक है, अब देखो अपन बायस थ्योरम जानते हैं, अपने को निकालना क्या है, P/E2/E। ठीक है, E2/E का मतलब क्या है कि आपको ये दिया हुआ है कि काली गेंद तो है, लेकिन काली गेंद जो निकाल रहे हैं वो थैले E2 में से निकलनी चाहिए। E2/E का मतलब ये है, और अपने को देखो यही पूछा हुआ है कि जो एक गेंद निकाल रहे हैं इसके काली गेंद आने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद बी थैले से निकाली गई है। यानी कि जो काली गेंद है, काली गेंद की तो कंडीशन अपने को दी हुई है, और जो गेंद है वो E2 से निकलनी चाहिए, उसकी प्रायिकता अपने को बतानी है। ठीक है, तो E2/E निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का अपन यूज करेंगे, और इन सब का यूज कैसे करेंगे, बायस थ्योरम के अनुसार कर लेंगे। बायस थ्योरम क्या बताता है, बायस थ्योरम जो है उसके अनुसार अपन PE2/E जो E है वो लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे, PE/E2 डॉट PE2। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगी, कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता का मतलब PE/E1 डॉट PE/E1 प्लस PE/E2 डॉट PE2। ठीक है, PE/E2 ये क्या होता है,
PE/E2 क्या दिया हुआ है 5/9 और PE2 क्या है 1/2, 5/9 गुणा 1/2। ठीक है, इसी हिसाब से नीचे क्या है PE/E1 3/5 और 1/2, 3/5 गुणा 1/2 प्लस ये क्या है 5/9 गुणा 1/2। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/18, ये क्या हो जाएगा 3/10 प्लस 5/18। नीचे इनका एलसीएम लेते हैं अपन, क्या आएगा ये 90 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं 10 और 18 का 90, तो ये 10 9 बार जाएगा, 9 3 27 प्लस 18 का 90 में 5 बार जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5/18 एज इट इज, 27 और 25 क्या होते हैं 52 होते हैं, नीचे आ रहा है 90। इसको अपन उल्टा करके नीचे सामने ले जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं 5/18 गुणा 90/52। ठीक है, 18 से 5 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 5 25/52। ठीक है, ये अपने पास में आ रहा है P/E2/E, यानी कि E क्या था काली गेंद निकालने की घटना और E2 क्या था गेंद थैले बी में से निकालने की प्रायिकता जो होती है। तो काली गेंद निकलने के बाद में गेंद जो है वो थैले बी से निकलनी चाहिए, इसकी प्रायिकता अपने को पूछी हुई है, वो आ रही है 25/52। ऑप्शन देखते हैं, देखो ऑप्शन के अंदर 26/45 दिया हुआ है, 75/156, 65/156 और 75/158। अपने पास क्या आ रहा है 25/52, ये प्रायिकता आ रही है। ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो आप अगर इनको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे 3 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है जो अपने पास में आ रहा है। मल्टीप्लाई किया 3 से ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 156। अब देखिए ये आंसर अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये क्या है सभी स्टूडेंट्स को भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है कि 25/52 जो आप आंसर निकालोगे तो ये आंसर मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, और ऐसा ही सेम एज इट इज क्वेश्चन जो 2024 की संस्कृत एजुकेशन की सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें आया था, लेकिन उसमें क्या किया एग्जामिनर ने ये आंसर दे दिया था और इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ पे ऑप्शन ये दे दिया, जबकि क्वेश्चन सेम था एकदम। तो अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी की सही निशाना लगाने की प्रायिकता क्या है 4/5 दी हुई है। ठीक है, और बोला हुआ है कि वह 5 बार निशाना लगाता है। ठीक है, अब बोला हुआ है कि तो 3 बार सही निशाना लगने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, सही निशाना लगाने की प्रायिकता बोला हुआ है कि आदमी के सही निशाना लगाने की प्रायिकता अपन मान लेते हैं P/R, यानी कि राइट जो निशाना लगेगा उसकी प्रायिकता है P/R, वो अपने को दी हुई है 4/5। ठीक है, अब देखो जब निशाना आदमी लगाता है तो 2 ही कंडीशन होती है, या तो निशाना लगता है या फिर निशाना नहीं लगता है। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी तो यूज में लेते हैं जब किसी भी स्थिति की 2 ही कंडीशन हो अपने पास में, या तो होना या फिर उसका ना होना। ठीक है, तो अपन जब इसको दिया हुआ है अपने पास में प्रायिकता कि सही निशाना लगने की प्रायिकता P/R है वो है 4/5, तो इसको मान लेते हैं P। ठीक है, P से डिनोट कर दिया। तो निशाना ना लगने की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास में Q। ठीक है, उस Q को अपन कैसे डिनोट करते हैं 1 - P से। ठीक है, 1 - P क्या हो जाएगा 1 - 4/5 यानी कि 1/5। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है 5 बार निशाना लगाता है, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपने को n भी चाहिए होता है, यानी कितनी बार नंबर ऑफ जो सक्सेसेस होते हैं, यानी कि ट्रायल जो होते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स वो n होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 बार निशाना लगा रहा है तो n = 5। उसके आगे प्रायिकता किसकी पूछी है कि 3 बार सही निशाना लगाने की प्रायिकता।
यानी कि जो r है वो अपने पास में क्या होना चाहिए, 3 बार निशाना सही लगना चाहिए। तो अपन देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके अंदर 3 बार सही निशाना लगाने की प्रायिकता निकालते हैं। वो कैसे लिखते हैं, सही निशाना लगने की प्रायिकता वो क्या लिखते हैं कि NCR P की पावर n-r और Q की पावर r हो जाएगी। ठीक है, n कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5c, r कितना है 3 है। ठीक है, 3 बार सही निशाना लगने की प्रायिकता है। p कितना है अपने पास 4/5 है। n क्या है 5, 5 - 3 ये 2 आ जाएगा। q कितना है 1/5, 1/5 की पावर r है तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ये क्या आ रहा है अपने पास में, इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। ये क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर और ये 1/5 का क्यूब। ठीक है, इसको अपन आगे लिखते हैं। अब इसको 5 फैक्टोरियल है, इसको 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं अपन। इसको लिख रहे हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, नीचे है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 का 2 ही रह जाएगा। यह 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर और आगे था 5 का क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, आगे क्या आ रहा है 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा। आंसर में क्या आ रहा है 5 × 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 है। यहाँ पे 10 × 4 की पावर 3/5 की पावर 5 है। यह 5 × 4 की पावर 3/5 की पावर 5, ये है 16/5 की पावर 5। तो देखिए अपन यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा अपने पास में, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अगर इसको अपन मान लेते हैं काटे ना, क्योंकि इसमें अपने पास देखो नीचे 5 की पावर 5 के अंदर ही टर्म आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये 5 स्क्वायर ही था, क्योंकि अपने को नीचे 1/5 की पावर 5 के अंदर आंसर दिया हुआ है, तो इसको अपन काटेंगे नहीं, ये 5 ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे तो आ रहा है 5 की पावर 5 हो रहा है, ये 5 × 2 10 हो रहा है, ये है 4 का स्क्वायर। देखते हैं अपन अभी, देखो ये देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है थोड़ी सी कि ये जो है यहाँ पे NCR ये P की पावर R होगी, यहाँ पे ये P की पावर R होगी इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो Q की पावर है वो n-r होगी, क्योंकि देखो ये 3 बार सही निशाना लगने की प्रायिकता है और P अपन ने क्या लिया है वो सही निशाना लगने की प्रायिकता ही मानी है, यानी कि P की पावर R हो जाएगी। R यानी सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस जो होंगे, तो P की पावर ये R होगी। ये अपन 3 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं, ये 3 और ये 2। तो अपने पास देखो ये क्या होगी, ये 4 की पावर भी 3 हो जाएगी और ये 3 और 2 ये तो नीचे के नीचे 5 रह जाएगी। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है अपने 10 × 4 की पावर 3 और 5 की पावर 5 रह जाएगा। ऑप्शन में देखो आप देखते हैं अपन 10 ये रहा, 4 की पावर 3 है और नीचे 5 की पावर 5 है। इसमें ऑप्शन नंबर अपने पास 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि चतुर्थक विचलन के गुणांक की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है, ये 2011 के पेपर में भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड के, सेम एज इट इज क्वेश्चन 2011 में भी पूछा हुआ है। इसमें बोला हुआ है चतुर्थक विचलन का गुणांक। चतुर्थक ये देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही है, और अपन जानते हैं चतुर्थक विचलन जो बोला हुआ होता है, विचलन जो दिया जाता है वो दिया जाता है Q3 - Q1/2 से। चतुर्थक अगर विचलन ही पूछे केवल तो अपन इस हिसाब से लिखते हैं Q3 - Q1/2, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चतुर्थक विचलन का गुणांक बताना है, तो गुणांक करने का निकालने का सूत्र है Q3 - Q1 बट्टे में है Q3 + Q1।
अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये दिया हुआ है Q3 माइनस Q1 बट्टे में Q3 प्लस Q1। बस इसके अंदर लैंग्वेज का ध्यान रखना, अगर केवल विचलन पूछे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, और यहाँ पे अगर गुणांक पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, यानी कि रेंडमली निकाल रहे हैं अपन। इनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए अपन जानते हैं कि जो 52 पत्ते होते हैं उनमें पत्ते केवल 2 ही कलर के होते हैं, या तो काले रंग के होते हैं या फिर लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं, और ऐसे काले रंग के पत्ते भी 26 होते हैं। तो देखो अपन इसको करते हैं सोल्व। कुल पत्ते अपने को दिए हुए हैं वो है 52। इन कुल पत्तों में से 3 पत्ते निकालने की प्रायिकता देखें पहले। 3 पत्ते निकालने की प्रायिकता वो क्या है? 52C3। पत्तों में से 3 पत्ते निकालने के तरीके जो हैं वो तरीके निकालने लगने के तरीके जो हैं वो 52 में से 52C3 निकाल सकते हैं 52C3 तरीके से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता। तो देखो 52 पत्ते हैं, उनमें से 26 पत्ते जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, दूसरे होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। ठीक है, काले रंग वालों में से अगर अपने को 3 पत्ते निकालने हो तो अपन इसके तरीके क्या होते हैं अपने पास? 26C3 तरीके से निकालते हैं, काले रंग का पत्ते 3 निकालने हो। इसके अलावा अगर लाल रंग के पत्ते हो तीनों ही तो उनके तरीके क्या होंगे? 26 में से 3 पत्ते निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे? 26C3। ठीक है, ये है एक रंग के पत्ते निकालने के तरीके। ठीक है, ये हो गए। अब प्रायिकता पूछी है कि एक ही रंग के पत्ते निकलने की प्रायिकता क्या है? तो ये अनुकूल स्थितियां हैं। क्या है? 26C3 प्लस 26C3 बट्टे में कुल तरीके कितने हैं यहाँ पे? 52C3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये क्या लिखेंगे? 2 × 26C3 बट्टे में है 52C3। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 2 × फैक्टोरियल 26, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 23, और ये फैक्टोरियल का 3। इसी हिसाब से इसको लिखते हैं फैक्टोरियल का 52, फैक्टोरियल का 49 और फैक्टोरियल 3। सोल्व करते हैं इसको। देखो अपन अब आगे ये 2, इसको लिख देते हैं 26 × 25 × 24 और फैक्टोरियल का 23। फैक्टोरियल 23 गुणा 3 फैक्टोरियल का मान होता है अपने पास 6, फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मान हो जाएगा 6। इसी हिसाब से अपन इसको लिखते हैं, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। 52 गुणा 51 गुणा 49 गुणा 50 गुणा फैक्टोरियल का 49। ये फैक्टोरियल का 49 और ये फैक्टोरियल 3 है तो ये 6। फैक्टोरियल 49 से फैक्टोरियल 49 कैंसिल, फैक्टोरियल 23 से 23 भी कैंसिल। ठीक है, और ये 6 से यहाँ पे ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे भी इसको सोल्व करते हैं। और देखो ये जब डिवाइड में है तो वहाँ पे आगे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको आगे लिखते हैं। देखो अपन 2 गुणा 26 गुणा 25 गुणा 4 बट्टे में यहाँ पे 1 ही बचा था। आगे ये क्या है? 6 बट्टे में आ जाएगा, 6 गुणा में ये नीचे वाले बट्टे में आ जाएंगे। 52 गुणा 51 गुणा 50। अब देखो 26 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गए, 25 से ये 2 बार ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, और 3 से ये 17 बार चला जाएगा। 17 3 51, बचा गया ऊपर बचा है केवल और केवल 4, नीचे बचा है 17। यानी कि जो एक ही रंग की प्रायिकता है वो क्या आ रही है अपने पास? 4/17। तो अपन ऑप्शन में देखते हैं। देखो ऑप्शन में देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 4/17। एक ही रंग के पत्ते जो है वो निकलने की प्रायिकता आएगी अपने पास 4/17। तो देखिए अपन ने अभी तक प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक में से जो भी आरपीएससी में क्वेश्चन आए थे वो सोल्व किए हैं। इनके अलावा अगर आपको इस टॉपिक में और भी कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम के वेदांग मैथ्स एकेडमी नाम से जो डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। धन्यवाद।